Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 4 Air from class 7th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, let's continue our chapter 4 Air. Structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere and exosphere which you can see in figure 4.2. So हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली जो 5 परतों है उसमें डिवाइड है। तो ये 5 अलग अलग लेयर्स कौन सी हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो आता है वो है स्ट्रेटोस्फियर, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो है हमारा स्ट्रेटोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर है और फाइनली थर्मोस्फियर है और उसके ऊपर जो आ रहा है दैट इज़ एक्सोस्फियर। तो ये हमारी जो 5 अलग लेयर्स यहाँ पे बताई हैं आपको फिगर 4.2 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर, यानी कि जो सबसे यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है वो। तो troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ये जो परत है ये एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है आप कह सकते हैं 13 किलोमीटर है, जिसे मतलब जिस हवा से हम सांस लेते हैं, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं तो वो हमें यहाँ इस लेयर में ही मिलती है। यहीं पे वो जो हवा है वो मौजूद होती है। लगभग सभी मौसम जैसे बारिश हो गई या जो फॉग हो गया या हेल स्टॉर्म है यानी जो ओले गिरते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसी लेयर में होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 km. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. तो जो स्ट्रेटोस्फियर अब हम देख रहे हैं तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में ये ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। तो ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और ये लेयर बादलों और मौसम जैसी चीज़ों से एकदम फ्री है, यानी कि यहाँ पर ना तो बादल होते हैं ना तो मौसम के अलग अलग भाग आपको देखने मिलेंगे। तो इसी वजह से ये हवाई जहाज़ की उड़ान के लिए सबसे अच्छा रहता है। स्ट्रेटोस्फियर की एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इसमें ओजोन गैस की लेयर होती है और हमने अभी ही ये बात जानी है कि ओजोन गैस की ये जो लेयर है ये हमें सूरज की किरणों के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे किस तरह से बचाता है। अब नेक्स्ट है मेसोस्फियर. सो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फियर. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. तो जो थर्ड लेयर आ रहा है वो है मेसोस्फियर, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में भी। सो मेसोस्फियर एटमॉस्फियर में तीसरी लेयर है। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर स्थित होती है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। जब स्पेस में से मीटियोराइट इस लेयर में एंटर करते हैं तब क्या होता है, वो जल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 km. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Thermosphere. तो अब हम यहाँ पे थर्मोस्फियर देख लेते हैं। ये देखिए थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो आइनोस्फियर इस लेयर का एक हिस्सा है। ये जो आइनोस्फियर है ये लगभग 80 to 400 किलोमीटर के बीच में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 80 किलोमीटर है और
यहाँ पे मतलब अगर आप एक्सोस्फीयर के ऊपर चले जाते हैं तो 400 किलोमीटर आएगा। तो इसके बीच में ये आइनोस्फीयर होता है और ये जो लेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। एक्चुअल में जो पृथ्वी है उसे जो प्रसारित जो रेडियो वेव्स हैं ये लेयर द्वारा वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होती हैं, तभी आप काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air, light gases like helium and hydrogen float into the space from here. तो एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की जो परत है, यहाँ पे अगर हम वापस हम फिगर में देख लेते हैं ये एक्सोस्फीयर की सबसे ऊपर की परत है, इसको हम एक्सोस्फीयर के रूप में जानते हैं। इस लेयर में बहुत पतली हवा होती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ जो स्पेस है वहाँ तैरती हैं, यानी कि फ्लो करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। नाउ इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? तो क्या आज बारिश होने वाली है, या फिर क्या आज बहुत ही कड़क और धूप वाला दिन होने वाला है, या वनडे मैच के जो भाग्य का जो अनुमान लगाने वाले जो बहुत ज़्यादा जो चिंतित क्रिकेट जो फैंस होते हैं, तो हमने कई बार उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी है। इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breeze weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? तो अगर हम अपने शरीर को एक रेडियो मान लें, मतलब ऐसे कल्पना कर लें कि वो एक रेडियो है और अपने माइंड को उसका स्पीकर समझ लें, तो मौसम कुछ ऐसा है जो उसके लिए कंट्रोल वाले जो नॉब है उसके जैसा काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेदर है यानी एक घंटे से दूसरे घंटे या फिर एक दिन से दूसरे दिन में जो एटमॉस्फेयर में हुए बदलाव को हम वेदर कह सकते हैं। या फिर एक गर्म और ह्यूमिड वेदर हमको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना देता है। आपने महसूस किया होगा, जैसे अभी ये समर सीज़न चल रहा है, तो एक गर्म जब वेदर होता है तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ा सा पन हमारा हो जाता है। जबकि एक सुहावना जो मौसम होता है यानी जो प्लेजेंट इवनिंग होती है, प्लेजेंट मौसम होता है, तो वो हमारे मन को खुश कर देता है। इवन कई बार तो हम ऐसे मौसम में प्लान कर लेते हैं कि हम कहीं घूमने जाएं, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो मौसम दिन प्रतिदिन एक नाटक के रूप में बदलता रहता है, वो नाटक करता है। यहाँ पे ड्रामेटिक मतलब नाटक करता रहता है, कभी गर्मी हो गई, कभी धूप हो गई, कभी बारिश गिर गई, कभी ह्यूमिड जैसा मौसम हो गया। हालांकि लंबे समय तक किसी जगह में एवरेज मौसम मतलब जो एवरेज मौसम स्थिति किसी स्थान के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास जो वेदर फॉरकास्ट क्यों है, यानी कि पहले से ही जो ये मौसम की जानकारी देने वाले लोग क्यों हैं, पहले से ही क्यों बता देते हैं कि भाई कल कैसा दिन होगा। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आप वेदर फॉरकास्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर आप हर रोज़ महसूस करते हैं उसे एटमॉस्फेयर का तापमान कहा जाता है। हवा में गर्माहट और ठंडक को हम तापमान के रूप में जानते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। तो ये जो वातावरण का तापमान है ये न केवल दिन और रात के बीच बदलता है बल्कि मौसम से मौसम तक भी बदल जाता है। गर्मियाँ सर्दियों की तुलना में, मतलब जो गर्मियाँ हैं वो सर्दियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth.
तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। तो इंसोलेशन का मतलब पृथ्वी की ओर आने वाली जो सोलर एनर्जी होती है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सोलर एनर्जी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए एक ही तरीके से तापमान घटता है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स हैं वहाँ वो बर्फ़ से ही क्यों ढके हुए होते हैं। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक अगर बढ़ जाता है तो ये कुछ फसलों के बढ़ने के लिए बहुत गर्म होता है, आपने ऐसा देखा होगा। एंड इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर दैन दैट ऑफ विलेजेस। इवन आपने ये भी देखा होगा कि गांव की तुलना में जो शहरों का जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। द कॉन्क्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों में गाँव की तुलना में कंक्रीट और मेटल से बने हुए बिल्डिंग्स होते हैं, रोड्स होते हैं, और दिन के दौरान ये जो रोड्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और यही गर्मी रात के दौरान रिलीज़ होती है यानी कि बाहर निकलती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। इसके अलावा शहरों की जो भीड़ भाड़ वाली जो ऊंची इमारतें हैं यानी कि जो बिल्डिंग्स है वो ये गर्म हवा में फंस जाते हैं, एकदम बीचों बीच में आ जाते हैं, और इस तरह शहरों का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हमें लगती है। नाउ टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।